गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में हम अपनी सेकंड बुक कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज NEP। इट्स अवर चैप्टर नंबर 6, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हम अगर प्रीवियस चैप्टर्स की बात करें तो बेटा वहां हमने देखा भी था कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो हमने बनाई थी उसकी हमने स्टडी करी थी फ्रॉम 1950 और 1947 टू 1990। 1990 तक हमारी स्ट्रेटजी कैसी चली थी, क्यों हमने 1990 तक की स्टडी क्यों करी? बिकॉज इन several years we realized that there should be a change in the economic policy। हमें रियलाइज हुआ कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज आने की जरूरत है, उन्हें चेंज करने की जरूरत है। तो उस नई पॉलिसीज को, नए रिफॉर्म्स जो आए उन्हें हमने वो नाम दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1991। So let's start our chapter economic reform since 1991 or economic policy, that is NEP। So economic policy was adopted by the government of India since 1991 and is also known as new economic policy। इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने 1991 में अडॉप्ट की थी उसे हमने नाम दिया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991। 1991 में जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी उसका नाम क्या है बेटा? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। दूसरा हम इन्हें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह रहे हैं। तो क्या मतलब होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द मेजर aims at rendering the economy more efficient, competitive and developed through LPG। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या है बेटा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स measures, these are the measures which aims at rendering the economy more efficient, competitive and developed through LPG। वो सारे मेजर्स, वो सारी पॉलिसीज जिनके थ्रू हम इकोनॉमी को और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, इकोनॉमी को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, उसे और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, बाय द मेजर्स ऑफ LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो भी हम इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं, जो भी पॉलिसीज हम लेकर आएंगे इन मेजर्स के थ्रू, जिससे हमारी इकोनॉमी और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, और ज्यादा डेवलप हो जाएगी, या उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, तो वो सब हमारे क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट वाज द कंपोनेंट ऑफ LPG। कंपोनेंट्स ऑफ LPG। LPG का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन आया, ये लिबरलाइजेशन नई रिफॉर्म्स में आया किसकी जगह पर? इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग। पहले लाइसेंस इम्पोज थे, उन लाइसेंस से क्या करना था? लिबरल करना था, उन लाइसेंस को दूर करना था, हटाना था। तो लाइसेंसेस की जगह आ गया हमारा लिबरलाइजेशन। द नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। was come in place of quotas।
कोटाज फिक्स थे इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोटा फिक्स कर दिए गए थे, तो उन कोटाज को हटाकर क्या आ गया था, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर में आ गया था। देन ग्लोबलाइजेशन, was come in place of permit for export and import. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए परमिट नहीं थी पहले, तो उसे हटाकर उन परमिट्स की जगह पर आ गया ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमारे पास तीन चीजें आई। लिबरलाइजेशन, पहले क्या था, लाइसेंस थे, लाइसेंस को हटा दिया तो लिबरलाइजेशन हो गई। कोटा फिक्स करे हुए थे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए या फर्म्स के, तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन आ गया। देन हम इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉपर नहीं था, उसके लिए परमिट नहीं थी, ये जो परमिट थी उसके लिए आ गया हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन टू कवर अप ऑल द इकोनॉमी, टू मेक द इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी को एक बनाना। तो पूरा टोटल हमारे पास आया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह पर आया, LQP मीन्स लाइसेंसिंग, कोटाज एंड परमिट। तो इनकी जगह पर हमारे पास क्या आया है, LPG वाली पॉलिसी आ गई। पहले ये लाइसेंसिंग थे, कोटाज फिक्सिंग थी और परमिट थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए परमिट नहीं होता था, तो उनकी जगह पर अब हमने क्या कर दिया, LPG इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि हमें लगता था कि LPG के इंट्रोडक्शन से हमारी इकोनॉमी और ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है और ज्यादा डेवलप हो सकती है और उसमें कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो सकती है। तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नॉट LPG, इट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP। NEP की जगह हमारे पास ये तीन चीजें हैं NEP में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट द क्वेश्चन अराइजेज कि जो हमने बेटा ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है, इसे इंट्रोड्यूस क्यों करी गई, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। So the question was, next topic is need for economic reforms. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमारी एक पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसी सही से वर्क नहीं कर रही थी, या क्या उसमें ऐसे चेंजेस या क्या ऐसी कंडीशंस अराइज हुई जिसकी वजह से हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ी या नई इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। तो फर्स्ट वाज हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हाई हो गया था, हमने पढ़ा भी था गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में बेटा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन द टोटल रिसिप्ट। जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो जाए उसकी टोटल रिसिप्ट से, या गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट उसके एक्सपेंडिचर से कम हो जाती है, देन फिस्कल डेफिसिट अराइज होता है। तो अगर हम बात करें 1991 से पहले ही, तो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हाई था। क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज एंगेज ऑन एक्सपेंडिचर्स ऑन नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एज वेल एज ऑन सोशल सेक्टर एंड डिफेंस। तो इन सब पर गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा था, और जो भी वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स लेकर आ रही थी गवर्नमेंट, जिन पर वो खर्चा कर रही थी, उसकी थ्रू ज्यादा हमारे पास या गवर्नमेंट के पास ज्यादा एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था। तो जिसकी वजह से रेवेन्यू कम रह जाता था, खर्चा हाई हो जाता था, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, रेवेन्यूज कम रह गए। रेवेन्यूज कम रहने की वजह से, एक्सपेंडिचर्स के ज्यादा होने की वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या लेनी पड़ती थी, बोरोइंग्स लेनी पड़ती थी, मतलब पैसा बोरो करना पड़ता था दूसरे लोगों से या दूसरी गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से क्या सिचुएशन राइज होती थी, द गवर्नमेंट लाइज इन द सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप। एक बार के खर्चे ज्यादा हुए, उन खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स ले ली, अब उन बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट देना, तो नेक्स्ट टाइम के लिए और खर्चे बढ़ गए। तो दूसरे बार के खर्चे ज्यादा हुए तो उन्हें कवर अप करने के लिए फिर बोरोइंग्स ली, तो एक बार की बोरोइंग को कवर करने के लिए अगेन बोरोइंग्स लेनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से बोरोइंग्स पर बोरोइंग्स अराइज हो रही थी। दैट्स द सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप।
जो इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं थी। देन इट वाज रियलाइज्ड दैट देयर विल बी अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग इकोनॉमी पॉलिसी। देन सेकंड वाज BOP crisis। BOP crisis means बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आना या डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें डेफिसिट पड़ा था व्हेन आउटफ्लोज आर मोर देन द इनफ्लोज। जब आउटफ्लोज हमारे ज्यादा हो जाते हैं इनफ्लोज से तो BOP क्राइसिस आता है, BOP में डेफिसिट अराइज हो जाता है। तो अगर हम 1991 से बेटा पहले की बात करें तो एक्सपोर्ट जो थे वो बहुत कम थे, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक गुड्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी और इंपोर्ट ज्यादा थे, डिस्पाइट ऑफ बीइंग हैवी टैक्सेस एंड कोटास। हैवी टैक्सेस इंपोज करने के बाद भी, हैवी टैरिफ्स इंपोज करने के बाद भी या इंपोर्ट पर कोटा फिक्स करने के बाद भी हमारे इंपोर्ट्स कहीं ना कहीं फिर भी ज्यादा थे एज कंपेयर टू द एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन डोमेस्टिक गुड्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि बाहर की मार्केट में वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर पाते, तो हमारे एक्सपोर्ट कम रह जाते। अब एक्सपोर्ट की ही वजह से हमारे पास क्या अराइज होती है? फॉरेन करेंसी आती है। एक्सपोर्ट की वजह से हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है और एक्सपोर्ट्स हमारे कम थे, इंपोर्ट से फॉरेन करेंसी जाती है तो इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा थे। तो जब एक्सपोर्ट कम रह गए और इंपोर्ट्स ज्यादा हो गए तो जिसकी वजह से क्या हुआ? BOP में क्राइसिस आने शुरू हो गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट की सिचुएशन आनी शुरू हो गई व्हेन एक्सपोर्ट्स आर लेस देन द इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से कहीं ना कहीं कम होने शुरू हो गए थे। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं बेटा, ये हमारे रिजर्व होते हैं फॉरेन एसेट्स के, फॉरेन करेंसीज के रिजर्व हो सकते हैं या हमारी फॉरेन सिक्योरिटीज के रिजर्व होते हैं। ये जो रिजर्व थे ये एक्सटेंसिवली यूज होने लगे टू मीट आउट द कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। जब हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे थे, कंजम्पशन बहुत ज्यादा था, तो उस टाइम पर इन फॉरेन रिजर्व्स को यूज करा जाने लगा। उस टाइम पर ही हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज होने लगे एंड these reserves was fell to such a level that these were not enough to pay an import bill of even 10 years। ये रिजर्व इतने ज्यादा फॉल होते चले गए कि हम अपने इंपोर्ट बिल को पेमेंट करने के लिए, इंपोर्ट बिल की पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचते थे। तो द सिचुएशन बिकम्स वेरी मच सीरियस, जिसकी वजह से हमारी सिचुएशन जो थी बहुत ज्यादा सीरियस होने लगी एंड द गवर्नमेंट हैज टू मॉर्गेज कंट्रीज गोल्ड रिजर्व विद द वर्ल्ड बैंक टू डिस्चार्ज इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन। और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था बेटा? गवर्नमेंट को उस टाइम पर अपनी कंट्री के गोल्ड रिजर्व गिरवी रखने पड़ते थे वर्ल्ड बैंक के पास, जिससे वो अपने डेब्ट ऑब्लिगेशंस को छुड़ा सके या अपना डेब्ट की पेमेंट को वो करा सके। तो ऐसी फॉरेन एक्सचेंज की हमारी रिजर्व की ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि फॉरेन एक्सचेंजेस हमारे फॉल होते जा रहे थे, होते ही फॉल, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली यूज होते जा रहे थे, उनमें इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा था। इंक्रीमेंट तो तब होता रिजर्व में जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आती, फॉरेन करेंसी आ नहीं रही थी क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत कम थे, तो जिसकी वजह से हमारे रिजर्व फॉल होना शुरू हो गए और हम इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए हमारी जो कैपेबिलिटी थी वो फॉल होनी शुरू हो गई। देन द गवर्नमेंट रियलाइज दैट देयर इज अ नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और दैट देयर इज अ नीड टू ब्रिंग आउट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देन inflationary spiral or rise in prices। Inflationary spiral or rise in prices, the main cause of inflation was the deficit financing। डेफिसिट फाइनेंसिंग, इन्फ्लेशन बेटा क्या होती है? इन्फ्लेशन हमारी वो सिचुएशन होती है when the general price level tends to rise। जब हमारे जनरल प्राइस लेवल बढ़ते रहते हैं
तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हो रहा था, इकोनॉमी में महंगाई होती जा रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से। अब होती क्या है डेफिसिट फाइनेंसिंग? When the borrowings made by the government from the RBI to meet its deficit. Deficit financing leads to more money in the economy, which increases the level of aggregate demand and leads to rise in prices. डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? जब बोरोइंग्स के लिए गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई से कहती है टू इश्यू और टू पब्लिश द न्यू करेंसी, तो आरबीआई नई करेंसी पब्लिश कर देता है, जिससे इकोनॉमी में पैसा आ जाता है। अब जब इकोनॉमी में पैसा आएगा तो जो लोग होंगे, पीपल्स होंगे, वो अननेसेसरी डिमांड करनी शुरू कर देंगे, इवन वेदर दे आर इन एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स और नॉट। तो जब डिमांड बढ़ेगी, दैट इज एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई उस लेवल से नहीं हो पाएगी, तो हमारे जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएंगे? राइज हो जाएंगे। Such a high rate reduce the demand of Indian goods in domestic and in foreign market, जिसकी वजह से क्या होगा या क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारे इंडियन गुड्स जब महंगे होने लगे तो वो बाहर की कंट्रीज की मार्केट में ही नहीं, अपनी डोमेस्टिक मार्केट में भी उनकी डिमांड फॉल होनी शुरू हो गई, क्योंकि एज द गुड्स बिकम वेरी मच कॉस्टलियर। द नेक्स्ट वाज poor performance of public sector undertakings. पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मीन्स ओवरऑल, अगर हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। पब्लिक सेक्टर जो था वो ऐसे एरियाज में ऑपरेट कर रहा था जहां प्राइवेट सेक्टर कंफर्टेबली अपना काम कर सकता था। मीन्स सारी चीजें जरूरी नहीं थी कि हमें पब्लिक सेक्टर से ही प्रोडक्शन करानी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सारी चीजें होनी चाहिए। वहां पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होनी चाहिए जहां पर प्राइवेट सेक्टर उस तरफ वर्क नहीं कर सकता। बट पब्लिक सेक्टर जो था, गवर्नमेंट सेक्टर, वो उन एरियाज में, उन फील्ड्स में भी आ गया जहां पर प्राइवेट सेक्टर अच्छे से वर्क कर सकता था। बहुत सारी पब्लिक एंटरप्राइजेज ऐसी थी जो लॉसेज में जा रही थी और अच्छे खासे लॉस में जा रही थी, बट देयर ऑपरेशन वाज स्टिल इन कंटिन्यूएशन, बट फिर भी वो कंटिन्यू कर रही थी। बिकॉज it is difficult to close down such enterprises even if it is a drain of nation's scarce resources. वो फिर भी कंटिन्यू कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो नेशन की स्केर्स रिसोर्सेज के ड्रेन होने से रोक रही थी, या फिर कह सकते हैं कि जो वर्कर्स थे वो कहाँ जाते, या जो वहां पर एंगेज थे एम्प्लॉयमेंट की, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फेल हो जाती। तो लॉसेज में रन होने के बाद भी वो एंटरप्राइजेज, वो अंडरटेकिंग रन कर रही थी, जिसकी वजह से और ज्यादा हैवी लॉस हो रहे थे। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस की या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की अंडरटेकिंग की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। वो इकोनॉमी के लिए फेवरेबल कंडीशन में वर्क नहीं कर पा रही थी। देन inefficient management. Due to faulty management, the rules and laws which aimed at controlling and regulating the economy ended in hampering the process of growth and development. मैनेजमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से या एफिशिएंट मैनेजमेंट ना होने की वजह से जो लॉज या जो रूल्स बनाए जा रहे थे इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए या इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, वो ऐसे हाथों में चले गए थे जहां से ग्रोथ और डेवलपमेंट होने की वजह ना होकर ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस कहीं ना कहीं हैम्पर्ड हो गया था, रुक गया था। इट वॉज ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंसिस, हम ये कह सकते हैं प्रॉब्लम से इस वजह थी क्योंकि फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, डिफेक्टिव पॉलिसी थी, या इनएफिशिएंट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था, या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उतना एफिशिएंट नहीं था, या प्रॉपर इतना पैसा नहीं था कि हम प्रॉपर इफेक्टिव मैनेजमेंट एम्प्लॉय कर सके। तो हमने कम लेवल या लो लेवल का मैनेजमेंट जब एम्प्लॉय करना शुरू किया तो उनकी पॉलिसीज और फ्रेमवर्क ऐसे थे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ ना बढ़कर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे थे, उनमें रुकावटें बन रहे थे। तो दीज आर द पॉइंट दैट
एक्सप्लेन्स द नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये वो पॉइंट है बेटा जहां पर हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ से क्वेश्चन राइज हो जाता है कई बार कि वाई देयर इज अ नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा था, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा थे, रेवेन्यूज कम थे, बीओपी में क्राइसिस था, हमारे एक्सपोर्ट्स कम थे, इंपोर्ट ज्यादा थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल हो रहे थे, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल था, इकोनॉमी में महंगाई बढ़ती जा रही थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी, और जो हमारा मैनेजमेंट था वो इनएफिशिएंट था, उनकी एफिशिएंसी लेवल अप टू द मार्क नहीं था। तो यहाँ से बेटा ये क्वेश्चन राइज हो जाता है कितनी बार कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो एक्सप्लेन द रीजन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे आई। सो इंडिया अप्रोच द आईबीआरडी। आईबीआरडी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन and development. International Bank for Reconstruction and Development, which was popularly known as World Bank, जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो इंडिया बेटा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट यानी वर्ल्ड बैंक के पास गया, और हम इसे कह सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ भी कह सकते हैं, एंड रिसीव ₹7 बिलियन एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। जो हमारी इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहे थे उन क्राइसिस को मैनेज करने के लिए $7 बिलियन का लोन लिया। तो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का लोन लिया अपने क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, बट उस लोन को अवेल करने के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्ट कर रही थी इंडिया से टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग देयर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर इन मैनी एरियाज एंड रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक ने लोन दे तो दिया, बट उसने इंडिया से एक्सपेक्टेशन रखी, उसने इंडिया के सामने शर्तें रखी कि इंडिया को वो लोन प्रोवाइड करा देगा, बट इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को फ्री करना पड़ेगा। जो उसने लाइसेंस इंपोज किए हुए हैं उन लाइसेंस को हटाना पड़ेगा, जो उसने ट्रेड टैरिफ बैरियर्स लगाए हुए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर, उन्हें हटाना पड़ेगा। साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल है उस रोल को कम करके प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना पड़ेगा। देन इंडिया एग्रीड to the conditionalities of World Bank and IMF and announced the new economic policy that is known as NEP। इंडिया जो थी वो इस बात के लिए तैयार हो गई और उसने उसकी जो कंडीशन थी वर्ल्ड बैंक की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो कंडीशन थी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और नई इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस कर दी। Now NEP was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms। NEP में क्या हुआ, NEP जो लेकर आए तो उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या करा, इकोनॉमी को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना दिया। कॉम्पिटिटिव तो बनती ही जब हमारे ट्रेड रिलेशंस दूसरी कंट्री के साथ बनते, तो कॉम्पिटिटिवनेस तो इंक्रीज होनी ही थी। तो अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बनाकर और ट्रेड बैरियर्स को क्या कर दिया, हटा दिया, जिससे फर्म्स जब चाहे आ सकती हैं और फर्म्स जब चाहे जा सकती हैं। तो ये था बेटा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे आई। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट्स क्या है, अभी हमने पढ़े भी थे लास्ट कि कंपोनेंट्स ऑफ एनईपी, वही है बेटा हमारे 3 कंपोनेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट्स, जिन्हें हम कह सकते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो लाइसेंसेस लगाए हुए थे उन लाइसेंस को हटाना, उन्हें लिबरल करना, दैट इज लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को कम करके प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करना, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो कंडीशंस, बैरियर्स लगाए हुए थे उन्हें हटाकर ग्लोबलाइजेशन। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Then next we have the topic liberalization. Next है बेटा हमारे पास liberalization. Liberalization होता क्या है? Liberalization जो वर्ड है ये हमारा बना है liberal से। Liberal means freedom, free. तो देखते हैं the concept of liberalization. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? फ्रीडम। द टर्म लिबरलाइजेशन इज डराइव फ्रॉम द वर्ड लिबरल। ये किससे बना है हमारे पास? लिबरल से। लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम, फ्री। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है बेटा मेकिंग द प्रोडक्शन यूनिट्स फ्री from direct and physical control या restrictions imposed by the government। गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन यूनिट पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल जो भी गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन यूनिट्स पर, प्रोडक्शन सेक्टर पे लगाए हुए हैं, उन्हें उन सभी फिजिकल कंट्रोल से, उन्हें उन सभी फिजिकल सेक्टर से क्या करना? फ्री करना, उन्हें आजाद करना, दैट इज द लिबरलाइजेशन। क्यों जरूरत पड़ी लिबरलाइजेशन की? बिकॉज प्रायर टू 1991 से पहले गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था? प्राइवेट सेक्टर पे बहुत तरह के कंट्रोल लगाए हुए थे। क्या कर रखा था? उन्हें लाइसेंस के लिए परमिट नहीं था, लाइसेंस के थ्रू उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, प्राइस कंट्रोल कर दिए थे, या फाइनेंशियल कंट्रोल कर दिया था गुड्स का। इंपोर्ट पर लाइसेंस की जरूरत थी, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करके रखा हुआ था, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग हाउस, इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल करके रखा था। तो वेरियस अदर रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर बीइंग imposed by the government on the private sectors। प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत तरह के कंट्रोल लगाए हुए थे, जिन्हें क्या करना था? जिन्हें फ्री करना था। वेरियस लिमिटेशंस ऑफ इन कंट्रोल्स हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन। इन कंट्रोल्स की वजह से बहुत सारे नुकसान भी देखने पड़े, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इन कंट्रोल्स को हटाना चाहिए और इन इंडस्ट्रीज को फ्री करना चाहिए। कंट्रोल की वजह से मोनोपोली बढ़ती जा रही थी गवर्नमेंट सेक्टर की, जिसकी वजह से करप्शन भी आ रहा था, इनएफिशिएंसी भी आ रही थी। और मेन प्रोसेस हमारा यही था, गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा देने का कारण यही था कि जिससे इकोनॉमी ग्रो करे, हमारा जीडीपी बढ़े। बट क्या हो रहा था? करप्शन, इनएफिशिएंसी आने की वजह से जीडीपी बढ़ने की बजाय और कम होता जा रहा था। By which the government realized that these restrictions should be eliminated or should be removed। इन restrictions को दूर करने की जरूरत है। अब लिबरलाइजेशन बेटा अलग अलग सेक्टर्स में आया, अलग अलग रिफॉर्म्स लेकर आया। तो नेक्स्ट वही है हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई? फर्स्ट वाज फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रीज के लिए रिफॉर्म्स आए। क्या रिफॉर्म्स आए इंडस्ट्रीज के लिए? These were initiated by introducing industrial policy in 1991 July।
जुलाई 1991 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो उसमें इंडस्ट्रीज के लिए लिबरलाइजेशन के थ्रू कुछ रिफॉर्म्स आए। क्या थे वो? फर्स्ट वॉज abolition of industrial licensing। इंडस्ट्रीज पे से लाइसेंस को हटा दिया गया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर जो इंडस्ट्रीज को लाइसेंस की जरूरत थी वो सभी की इंडस्ट्रीज पर हटा दिया गया था, एक्सेप्ट फॉर 5, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर सभी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। कौन कौन सी थी वो 5 इंडस्ट्रीज जिन्हें अभी भी लाइसेंस चाहिए? लिकर यानी अल्कोहल, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और हजार्डस केमिकल्स। ये 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें अभी भी लाइसेंस की जरूरत है। देन डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज थी जो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, पहले वो 17 थी, वो 17 से फिर धीरे धीरे कर हो गई 8, और अब 8 से भी 3 है। तो 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, बाकी सारी इंडस्ट्रीज में क्या आ गया है? प्राइवेट सेक्टर आ चुका है। और वो 3 इंडस्ट्रीज हैं रेलवेज, डिफेंस इक्विपमेंट्स और एटॉमिक एनर्जी। इन 3 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सारे इंडस्ट्रीज से पब्लिक सेक्टर का रोल खत्म कर दिया गया है। देन de-reservation of production by small scale industries, SSIs। बहुत सारे प्रोडक्शन एरियाज ऐसे थे जो पहले रिजर्व थे हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, बट अब क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट लिमिट बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन प्लांट एंड मशीनरी हैज इंक्रीज्ड टू 5 करोड़। अब उन प्रोडक्शन एरियाज को डी रिजर्व कर दिया गया है। देन प्राइस डिटर्मिनेशन। Price determination by market forces। Freedom from licensing implies freedom from capacity restriction। लाइसेंसिंग से हटाने का मतलब था कैपेसिटी रेस्ट्रिक्शन से हटाना, कैपेसिटी रेस्ट्रिक्शंस को हटाना। मार्केट हैड बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब प्राइस डिटरमाइन होते थे बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था प्राइस कंट्रोल पर। देन फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। And now the industrialists are free to import capital goods from the upgradation of technology. They no more required permissions from the government to enter into international arguments। अब इंडस्ट्रीज फ्री थी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, अपने मीन्स को अपग्रेड करने के लिए वो कैपिटल गुड्स को फ्रीली इंपोर्ट कर सकती थी। अब उन्हें ज्यादा गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी कि इंटरनेशनल आर्ग्यूमेंट से, इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने के लिए उन्हें गवर्नमेंट के रूल की, गवर्नमेंट की परमिशन की अब कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज जो थे बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो हट चुके थे। तो ये थे बेटा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रीज के लिए क्या रिफॉर्म्स आए? इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इंडस्ट्रीज को लाइसेंस से फ्री कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया, प्रोडक्शन एरियाज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे वो कम कर दिए गए, मार्केट फोर्सेस के थ्रू प्राइस डिटरमाइन होने लगा और कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने की फ्रीडम मिल गई। देन सेकेंड रिफॉर्म्स जो थे वो हमारे आए फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। वो हमारे किसके लिए आए हैं? फाइनेंशियल सेक्टर के लिए।
फाइनेंशियल सेक्टर बेटा क्या इंक्लूड करता है यहाँ पर? फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड करता है हमारा बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये सारा हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है। फाइनेंशियल सेक्टर जो रेगुलेट किया जाता है, जो कंट्रोल किया जाता है, वो आरबीआई के थ्रू होता है। आरबीआई का रोल चेंज कर दिया गया। पहले आरबीआई जो था वो रेगुलेटर था, अब आरबीआई फैसिलिटेटर बन गया है। एज अ रेगुलेटर जो था आरबीआई क्या करता था, खुद ही इंटरेस्ट रेट फिक्स करता था कमर्शियल बैंक के लिए, बट अब एज अ फैसिलिटेटर आरबीआई ने क्या करा है, मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया और कमर्शियल बैंक पर छोड़ दिया टू फिक्स देयर ओन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि वो कमर्शियल बैंक के लिए अब रेट फिक्स नहीं करेगा, कमर्शियल बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद फिक्स करता है। प्राइवेट सेक्टर का इमरजेंस आना, जिसकी वजह से इंडियन एज वेल एज फॉरेन इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए जो कहीं ना कहीं इंडियन बैंक भी हैं और फॉरेन बैंक भी हमारे पास हैं। देन एफएफआई means foreign institution investors such as merchant bankers, mutual funds, pension funds are allowed to invest in Indian financial markets under the strict guidelines of RBI. RBI की guidelines के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक फुलफिल कर सकते हैं, या जो बैंक फुलफिल करेंगे सर्टेन कंडीशंस are now free to set up own branches without the approval of RBI and rationalize their existing branch network. कुछ गाइडलाइंस पूरी करने के बाद, या जो गाइडलाइंस आरबीआई देता है उन्हें पूरा करने के बाद, बैंक के पास अब ये पावर है कि वो अपनी ब्रांच को एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने नेटवर्क एरिया को बढ़ा सकते हैं। तो ये था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर हमारे पास प्राइवेट बैंक आ गए और आरबीआई का रोल हमने मॉडिफाई कर दिया है। देन थर्ड थे बेटा हमारे पास फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स किसके लिए होते हैं? फिस्कल रिफॉर्म्स आर द रिफॉर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर से जुड़े हुए होते हैं। जो हमारे टैक्स रिफॉर्म्स होते हैं, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, हमने बजट वाले चैप्टर में बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी था। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। लिबरलाइजेशन से पहले जो अगर हम बात करें, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिव था और इवेसिव था, बट अब क्या कर दिया है, टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया है, मॉडरेट कर दिया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की टैक्स स्ट्रक्चर या टैक्स रिसिप्ट बढ़नी शुरू हो जाए। क्योंकि पहले क्या था, टैक्स स्ट्रक्चर ज्यादा था तो लोग टैक्स की चोरी करते थे, उसे इवेड करते थे, कम टैक्स आता था, और गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स ही होती है। अब टैक्स जब लोग कम देंगे तो गवर्नमेंट की इनकम कम जनरेट होती थी, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर्स बढ़ते थे और डेफिसिटराइज होता था। तो टैक्स को सिंप्लीफाई करके, सिंपल करके, मॉडरेट करके उसे ऐसा कर दिया जिससे सब अब इजीली टैक्स पे कर पाए, जिससे गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज हो। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर के लिए भी रिफॉर्म आए। डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। डीवैल्यूएशन में बेटा हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में पढ़ा था। डीवैल्यूएशन में क्या किया था, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल कर दी थी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम कर दी थी एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ गई थी इंडियन इकोनॉमी में बाय वे ऑफ हायर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, जब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो अब लोग क्या कर सकते थे, फॉरेन कंट्री से सेम अमाउंट में, सेम डॉलर में हमारी कंट्री से ज्यादा गुड्स जा सकते थे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने शुरू हो गए, जिसकी वजह से
एक्सपोर्ट बढ़े तो हमें फायदा होना शुरू हो गया, हमारे पास फॉरेन करेंसी आने लगी। और फॉरेन एक्सचेंज रेट बेटा डिटरमाइन करना हमें पता ही है, पहले गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी, बट अब फ्री मार्केट बाय द फोर्स ऑफ डिमांड और सप्लाई के थ्रू हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। तो एक्सटर्नल सेक्टर के रिफॉर्म किए थे कि जरूरी नहीं है अगर हमने अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यूएट कर दिया तो हमें नुकसान ही होगा, नहीं, डिवैल्यूएशन के थ्रू हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए थे, एक्सपोर्ट के थ्रू प्रोडक्शन बढ़ रही थी और फॉरेन करेंसी तो हमारे पास आ रही थी। द नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या था, इंपोर्ट कोटाज हैज बीन एबॉलिश्ड। जो इंपोर्ट पर कोटाज लगाए हुए थे, कोटा फिक्स किए गए थे, वो हटा दिए गए। इंपोर्ट लाइसेंसिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ गुड्स which are not environment friendly and are hazardous has been abolished. इंपोर्ट पर लाइसेंस भी हटा दी गई, उन सभी गुड्स से इंपोर्ट पर लाइसेंसिंग हटा दी गई। सिर्फ उन गुड्स को छोड़कर जो एनवायरमेंट डेंजरस है या एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है, हजार्डस हैं, डेंजरस हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी गुड्स पर सर लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंसिंग हट चुकी थी। देयर इज अ रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। हमने क्या किया हुआ था बेटा, डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट पर हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे। वो टैक्सेस भी कम कर दिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जब हमने बाहर के गुड्स अपनी इंडियन इकोनॉमी में आने से रोक दिए तो हमारी मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई, हमारे पास कॉम्पिटिशन नहीं रहा। तो उस कॉम्पिटिशन को इंक्रीज करने के लिए हमने बाहर के गुड का मूवमेंट अलाउ कर दिया। साथ साथ एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हटा दी गई टू इनहांस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। जैसे हम चाहते थे बाहर के गुड्स हमारी मार्केट में आए, इसके लिए हमने इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, तो हम ये भी चाहते थे कि हमारे गुड्स बाहर की मार्केट में जाएं, जिसके लिए हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हटा दी। तो दीज आर द रिफॉर्म्स अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए फ्री फ्लो करना शुरू कर दिया। तो ये था बेटा हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो लिबरलाइजेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स आए वो 5 सेक्टर्स के लिए आए, इंडस्ट्रीज के लिए आए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए आए, फिस्कल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के लिए आए, एक्सटर्नल सेक्टर के लिए आए और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए भी रिफॉर्म्स आए। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बट फॉर नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।